हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एमएस वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम क्या करेंगे आज तो एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। लगभग इकोनॉमिक्स क्लास के 12th क्लास का लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पेपर मैं ऐसे लाया हूं, सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके सीबीएसई के वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और उन सभी को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे आपका जो 12th में जो आपका बोर्ड एग्जाम है बहुत अच्छा आप कर सकते हो। आपने अगर ये वीडियो को अच्छे से देखा और आपने इसको समझा और अपने नोटबुक पे आपने इसको अप्लाई भी किया, तो आइए हम बिना किसी टाइम वेस्ट के हम जो है अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं 2024-25 का सबसे पहला जो एसक्यूपी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं कि द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट के पास में कुछ चीजें रहती है, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में। अगर गवर्नमेंट जो है उसको खरीदती है, जैसे कि आपके पास मैंने कुछ पेपर दिया, अब आपके पास जो पेपर है तो मैंने बोला कि आपको मैं भी पेपर दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, और इसके बदले मैं क्या करूँगा कि बाद वाले आने वाले समय में आपको क्या करूँगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा दूंगा। तो आप मुझे अभी क्या करोगे, अभी आप मुझे पैसे दे दोगे और मेरे से पेपर वो रख लोगे, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय में, डिफ्लेशनरी गैप करने के लिए जो है वो सिक्योरिटी को परचेज कर रही है। मतलब आपके पास जो पेपर है ना वो मैं आपसे खरीदूंगा, तो अगर मैं आपको पेपर अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे पैसे आपको देना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि पैसे सप्लाई हो रहा है, यानी मनी का सप्लाई हो रहा है। अगर इकोनॉमी में मनी जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप जो है वो ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप मतलब अपस्फीति अंतराल जो है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए हो जाएगा सही। और दूसरा हमारा जो है सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करती है, परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। दोबारा से वही सेम क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगी, परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अगर वो दोबारा से वो पेपर को परचेज करती है तो मुझे बताओ क्या वो छोड़ेगी, लिक्विडिटी छोड़ेगी, यानी पैसे जो है वो इकोनॉमी में डालेगी, मनी को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो अगर मनी को सप्लाई करती है तो क्या हो जाएगा आपका, तो लैंडिंग कैपेसिटी जो है ना वो कॉमर्शियल बैंक का बढ़ जाएगा। कॉमर्शियल बैंक जो है यानी वाणिज्य बैंक जो है ज्यादा उधार देने की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ए और आर यहाँ पे दोनों ही सही है, बल्कि आपके जो है मार्किंग स्कीम में ये जो है आंसर गलत दिया गया है, इतना याद रखना, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका ए और आर दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि अभी हम एसक्यूपी सिर्फ कर रहे हैं, तो पहले हम जो है एसक्यूपी में क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब मैं आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये सिक्योरिटीज क्या होती है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सही मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द कैबिनेट led by Prime Minister has decided that central government will provide free food grains 81.35 करोड़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, आपको फ्री फूड ग्रेन्स दे रही है लगभग 81 करोड़ का, ठीक है। तो जो बेनिफिशरीज जो है वो इस प्लान से वो मतलब जो सेंट्रल बैंक जो क्या करना चाहती है ये पूछ रहा है आपसे कि सेंट्रल बैंक जो है जो फ्री में बांट रही है चीजें, इसके अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहती है, क्या वो इकोनॉमिक को स्टेबल करना चाहती है इकोनॉमी को, या क्या वो इनस्टेबल का तो पहली बात आंसर नहीं आएगा कि इकोनॉमी को इनस्टेबल करने के लिए, ठीक है। यानी क्या वो रिसोर्सेज का एलोकेशन कर रही है, नहीं, यहाँ पे वो क्या कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, ये बजट के ऑब्जेक्टिव्स है, बजट वाले चैप्टर से लिया गया है कि मतलब बजट सरकार क्यों बनाती है, ताकि जीडीपी में ग्रोथ हो। बजट सरकार क्यों बनाती है, ताकि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करे, रीएलोकेट करे, मतलब दोबारा बांटे संसाधन को, या नहीं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जो अमीर लोग हैं उन पे हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है, और गरीब लोगों को फ्री में चीजें जो है जैसे कि आपका फ्री में फूड ग्रेन्स दे देना, ये चीजें प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है बजट के थ्रू या ये प्लान के थ्रू जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रही है, आय का पुनः वितरण कर रही है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले ना इसको लिखोगे, यानी क्या बोला गया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में जीवीएएमपी को हम क्या कहते हैं, जीडीपीएमपी कहते हैं, जीडीपीएमपी। तो क्या बोला कि जीडीपीएमपी पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी डैश मस्ट बी एडेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जीवीए
जो कि बेस प्राइस पे है, इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। यानी बेस प्राइस क्या होता है, तो आपका एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट होता है, यानी जी। अब वीए का मतलब क्या बोला मैंने, वहीं पे एमपी बोला था, और बेस प्राइस का मतलब क्या बोला मैंने कि ये एफसी होता है। यानी मुझे बताओ, तो मैंने क्या बोला आपका जीवीए जो है, जीवीए का मतलब क्या होता है, जीडीपी होता है, ठीक है, और बेस प्राइस का मतलब एफसी। तो यहाँ पे देखोगे कि जीएफसी सॉरी जीडीपी और जीडीपी ये तो कॉमन है। अब मुझे एफसी को किस में कन्वर्ट करना है, एमपी में। तो सबसे पहले एफसी होता क्या है, एफसी मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब इस मार्कर को बनाने में कितना रुपया लगा है, ये कॉस्ट, ठीक है। तो इस मार्केट को बनाने में मान के चलो कि 1 रुपया लगा है, ठीक है, और इस मार्केट को मैंने बेचा जो है वो है 5 रुपए में, यानी इसका जो एमपी होगा, एमपी क्या होता है, यानी इसका मार्केट प्राइस, मतलब कितने रुपए में बेच रहा हूँ मैं। तो एफसी क्या है, यानी जिसको बनाने में कितना खर्चा लगा है, और एमपी मतलब मार्केट में कितने रुपए में मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 4 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पे एनआईटी ऐड किया होगा। एनआईटी मतलब जो टैक्स होते हैं, टैक्स और सब्सिडी होते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है उसको एनआईटी कहते हैं, ठीक है। तो एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें। अगर मैं एनआईटी को ऐड करता हूं, यानी एफसी में कुछ ऐड करूंगा तभी तो एमपी बनेगा, ठीक है। तो क्या ऐड करेंगे हम, एनआईटी ऐड करेंगे। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या है, नेट जो आपका जो है नेट प्रोडक्ट टैक्स जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट टैक्स जो है, प्रोडक्ट टैक्स वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, ठीक है। तो यानी नेट प्रोडक्ट टैक्स इसका जो है मेन आंसर हो जाएगा। आगे जो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी का क्वेश्चन ऐसे बता रहा है कि बीओपी में कौन सा मार्केट का नाम बताओ, उस मार्केट का नाम पूछ रहा है। तो मार्केट का नाम क्या पूछ रहा है कि जो कि मार्केट फोर्स जो है वो किसको कंट्रोल करती है, सरप्लस और डेफिसिट को। मार्केट फोर्स क्या होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्स होता है। तो आपका बीओपी में जो है, अगर डिमांड और सप्लाई अगर मार्केट को कंट्रोल करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। और जब गवर्नमेंट जो है वो बीओपी को यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है तो उसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि मार्केट के फोर्स जो है वो क्या कर रही है, बैलेंस जो आपका एक्सचेंज रेट है वो फिक्स कर रही है, डेफिसिट या जो सरप्लस है उसको कंट्रोल कर रही है। तो अगर मार्केट की फोर्स अगर करती है तो क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट होता तो फिक्स एक्सचेंज रेट, अगर दोनों होता तो मैनेज फ्लोटिंग होता वो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि कौन जो है, मतलब मार्केट के फोर्स द्वारा कौन से मार्केट में कौन सा एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स किया जाता है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है हमारा एक जो है, फॉर्म द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन की बात किसने की थी, तो केन्ज ने की थी। जो केन्ज है वो कहते हैं कि जो रेफरेंस लाइन है वो आपका 45 ओरिजिन से स्टार्ट होगा और 45 डिग्री पे बनेगा। यानी ये जो है ये एएस की बात करते हैं, यानी एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, जो कि इनकम के लगभग इक्वल होगा। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका सेम जो है लेवल में आपका सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा केन्ज कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में आपका जो है एक्सेस कैपेसिटी होती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि अगर इनकम आपका 20 है तो सप्लाई भी 20 होगा, इनकम 40 है तो सप्लाई भी 40, इनकम 60 है तो सप्लाई भी 60, मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। इनको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, जो कि कितने डिग्री पे बना मैंने, 45 डिग्री पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे, जो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करूं, एडी या एएस यहाँ पे लेते हैं, इनकम यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका एएस या वाई वाली जो है लाइन में। सेम यहाँ पे वही उसको उल्टा करके पूछ लिया गया है, यानी केन्ज जो है, केन्ज की जो थ्योरी है उसमें रेफरेंस लाइन को कौन से डिग्री पे लिया गया है, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो डेटा आपको एक प्रेजेंट किया गया यूनियन बजट 2023-24 का, ठीक है, 2023 और 24 का जो है यूनियन बजट में डेटा पब्लिश किया गया, इसमें टोटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे आपका टोटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अदर देन बॉरोइंग्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका इतना है, ठीक है। यानी टोटल रिसिप्ट्स आपका पहले ये है
और टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ये है। अब यहाँ पे रिसिप्ट जो दिया गया वो बॉरोइंग के अलावा है, तो आपका किसकी वो बात कर रहा है? यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो है एक होता है यानी बजट घाटा यानी बजट डेफिसिट, ठीक है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? तो बजट डेफिसिट जो है यानी बजट घाटा जो होता है वो होता है आपका कि एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। यानी आपने कितने पैसे खर्च किए हैं और आपको कहां से पैसे मिले हैं। तो आपको जो पैसे मिले हैं उसको टोटल रिसिप्ट्स कहते हैं यानी कुल प्राप्ति, और आपने जहां पे पैसे खर्च किए हैं उसको टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कुल व्यय कहते हैं। तो खर्च ज्यादा हुआ होगा ना, अगर घाटा है डेफिसिट है तो खर्च ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम बजट घाटा कहते हैं वैसे तो, बजट डेफिसिट। लेकिन अगर इसमें हम बॉर्डरिंग ऐड नहीं करें, जो बॉर्डरिंग है, जो उधार है, अगर ऐड नहीं करें ना, अगर उधार को इसमें ऐड नहीं किया जाता है तो इसी बजट घाटे का जो दूसरा नाम हो जाता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। यानी राजकोषीय घाटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है? टोटल एक्सपेंडिचर में से यानी कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को घटाना है और बॉरोइंग को ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसको फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट ही आपका क्या दिखाता है? ये गवर्नमेंट की लोन लेने की जो है वो क्षमता को दिखाता है कि गवर्नमेंट को कितना लोन लेना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह से बॉरोइंग को ही दिखाता है, इसलिए इसको बॉरोइंग में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी जो है वो कैन बी यूनिटी मींस एक। तो ये सही है आपका। क्यों सही है? क्योंकि एमपीसी अगर हम देखेंगे तो एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि लाई करता है आपका 0 से 1 के बीच में। यानी आपका मिनिमम कितना हो सकता है? तो 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, ठीक है। चलो मैं एमपीएस की भी बात कर लेता हूं। तो एमपीएस भी आपका लाई करता है 0 से 1 के बीच में, यानी मिनिमम कितना हो सकता है? 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। चलो एक मैं आपको बता देता हूं कि यानी एपीसी के बारे में बता देता हूं। एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो आपका कितना हो सकता है? 0 से ज्यादा, यानी 0 से ज्यादा हो सकता है, और आपका जो है इन्फिनिटी से कम होगा, ठीक है। 0 से ज्यादा और इन्फिनिटी जो होता है ना, इन्फिनिटी यानी अनंत जो होता है उससे कम होगा, ठीक है। इन्फिनिटी से कम, तो इन्फिनिटी मतलब आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 0 से ज्यादा होना चाहिए एपीसी, इन्फिनिटी से कम होना चाहिए, ठीक है। अब एपीएस जो होता है, एपीएस ये आपका एक पूछा गया कि क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है क्या? एपीएस मतलब आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हाँ ये जो है ये नेगेटिव हो सकता है। अब इसका आंसर आप मुझे बताना कि एपीएस जो है, गूगल पे सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि एपीएस लाइज बिटवीन, ठीक है। ये क्वेश्चन सर्च करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एपीएस का आप मुझे बताओगे कि एपीएस जो है वो किस से कहां तक वो लाई करता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है इसका, मिनिमम क्या हो सकता है। बाकी इन दोनों का मैंने तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया, इन तीनों का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ए तो सही हो जाएगा कि मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, ठीक है। एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीज, यानी एक इकोनॉमी जब आय बढ़ती है तो द प्रोपोर्शनेट increase in the level of consumption is always more than increase in the level of consumption। ऐसा क्या होता है क्या कि आय आपकी बढ़ती है तो क्या कंजप्शन उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है? नहीं। यानी एक हम जो है लगभग एक टेबल मान के चलते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इनकम लिया, यहाँ पे कंजप्शन लिया। इनकम 0 था, ये था आपका ये जो है लगभग 20 था, ठीक है। यानी कंजप्शन आप जो है 20 की कर रहे थे, यानी इनकम जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी इनकम जो है वो 50 हो जाएगा, तो आपका जो है ये 60 हो जाएगा, ठीक है। इनकम जब आपका 100 हो गया तो आपका ये जो है ये आपका 100 हो गया। इनकम जब आपका 150 हुआ तो यानी ये जो है आपका 140 हो गया। यानी कभी भी याद रखना कि जो इनकम है ना, इनकम की जो स्पीड होती है बढ़ने की वो कंजप्शन से ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि हम अगर हमारी इनकम जो बढ़ती है ना वो कंजप्शन से ज्यादा होती है। यहाँ पे भी आप देख लो कितना बढ़ रहा है, लगभग 50-50 का बढ़ रहा है, ठीक है। और कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, वो आपका 40-40 का बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। मान इसको हटाओ, ये इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, ये आंसर आपका आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ए सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा है,
तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय आइडेंटिटी। भाई क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेन क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपके लिए एसक्यूपी लेके आऊँ। लगभग 15 से 20 एसक्यूपी मैं आपको करवाऊंगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पे भी बेस्ड होगा। और आप अगर इसको कर लिया ना, आपके लगभग 95 ओवर आएंगे इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले इधर देखो, यानी टू सेक्टर इकोनॉमी में आपके एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसको ऐड करके निकाला जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो एडी जो है टू सेक्टर इकोनॉमी में C प्लस I होता है, यानी कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन जुड़ जाता है बताओ? तो आपको याद होगा, यानी गवर्नमेंट जुड़ जाती है, कंजप्शन करेगी आपके जो है वो प्राइवेट जो हाउस होल्ड है, इन्वेस्टमेंट आपके प्रोड्यूसर सेक्टर, और गवर्नमेंट जुड़ जाती है। और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में अगर पूछा जाए तो बोलोगे C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी यानी C प्लस I है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे इन्होंने C को और भी तोड़ दिया है। जो हम इकोनॉमिक्स में 12th के बेस की जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो उसमें आपका कंजप्शन दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन जब आपकी इनकम कुछ भी ना हो तो भी आप जब खाना कुछ ना कुछ खाते ही हो, जैसे कोरोना के समय में जब आप कमा नहीं रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ खा रहे थे, तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऑटोनॉमस कंजप्शन है, और एक क्या कहते हैं इंड्यूस कंजप्शन। इंड्यूस कंजप्शन मतलब यानी जो आपको जब पैसे आपके बढ़ते हैं, इनकम बढ़ती है, तो आप जो कंजप्शन करते हो। ठीक है, तो इंड्यूस कंजप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है आपका कौन सा, तो आप जब इस इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो तो पूरे बुक में आपको क्या पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट जो है आपको वो कौन सा लेना है, ऑटोनॉमस वाला है, फिक्स है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आपको ये पढ़ना है कि ये फिक्स है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है इसका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी जो फॉरेन ग्रांट इन एड है, रिसिप्ट डू नॉट ऐड एनी क्लेम टू द गवर्नमेंट। यानी जो फॉरेन ग्रांट्स होते हैं, यानी विदेशी अनुदान होते हैं, जो विदेशों से हमें पैसा मिला है दान के रूप में, तो क्या उसके लिए फ्यूचर क्लेम बनेगा, क्या उसे भावी दावे बनेंगे, क्या मुझे उसको पे करना है? अरे भाई दान मिला है, रख लो, चोरी सी पे जो है कहीं पे जाके छिप जाओ, पैसे वापस नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, ये आपको विदेशों में दान दिया है, तो इसके लिए फ्यूचर क्लेम जो है वो क्या है, तो फ्यूचर क्लेम नहीं बनता है। ठीक है, यानी आपको ये वापस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि फ्यूचर क्लेम नहीं बनेगा। ठीक है, दान मिला आपको। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में एक पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर मतलब जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिस्पोजल कर दिया अपनी इक्विटी को, मतलब अपने शेयर्स जो है वो लगभग लोगों को बेच रही है, किसी को भी बेच रही है, मान के चलो अपने कंपनी का शेयर दे रही है, वो अपना जो है लगभग उनको पार्टनर बना रही है। तो मुझे बताओ, क्या अगर मेरे पास अगर कोई एक कंपनी है और मैंने आपको एक शेयर दे दिया, उसका 10% शेयर दे दिया, तो आप मेरे कंपनी के पार्टनर बन गए, तो क्या मेरे एसेट्स कम नहीं हुए? पहले मैं 100% को लेके चल रहा था, अब लगभग मैं 90% को लेके चल रहा हूँ। मान के चलो कि एक और बंदा आया, मैंने उसको फिर 20% दे दिया, तो अब मेरे एसेट्स जो है और कम हो गए ना, कि एसेट्स कितना हो गया आपका, तो एसेट्स जो अब मेरे फिर से कम हो गए 20%। तो यानी यहाँ पे क्या है आपका, यानी जो डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर, इससे क्या हो जाएगा, यानी एसेट्स में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं अपनी इक्विटी को बेचता हूँ, अपनी इक्विटी यानी शेयर्स को देता हूँ, तो हमारा जो है लगभग क्या हो जाता है, यानी एसेट्स, हमारी संपत्ति कम हो जाती है। तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देख लोगे बोथ स्टेटमेंट ए और आर दोनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, कि ये आपका डायग्राम के पे बेस्ड है। लगभग ये सेम क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, एसक्यूपी है, किस पे बेस्ड है, आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर बेस्ड है, और वो ये आप जब सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो आप जो है इसको हल्के मत लेना, आपका क्वेश्चन पेपर सेम यही ऐसे ही बनेगा, डायग्राम बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड, जैसे आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, द ट्रेड अंडर द करंट अकाउंट ड्यूरिंग जनवरी 2014 रिफ्लेक्ट्स डैश बताइए, पूछा गया। ठीक है, कि मतलब आपका ट्रेड को बताना है, ट्रेड को बताना है कि भैया ट्रेड जो है 2024 में मतलब कितना हुआ है। अरे भैया ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना। ठीक है, ट्रेड मतलब ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 2023-24 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे 2024 का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2023 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पे 2024 का।
बोलोगे कहाँ से पता चल रहा है, तो यहाँ पे देखोगे कलर लिखा पड़ा है, यानी ये जो आपका डार्क कलर जो है वो आपका ये दिखा रखा है आपको किसको, तो एक्सपोर्ट को, और ये जो येलो है ऑरेंज जैसे बोल दोगे ये इंपोर्ट को आपको दिखा रहा है, ठीक है। यानी आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो पूछा गया 2024 का रिफ्लेक्ट्स, मतलब आपका 2024 का मुझे बताओ ट्रेड कितना है, तो यहाँ पे देख लो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या है, इंपोर्ट है, सबसे पहली बात तो इंपोर्ट देखोगे ज्यादा है 70 के आसपास है, ठीक है, और एक्सपोर्ट कितना है आपका, तो लगभग 69 के आसपास है, मतलब कम है। यानी सिंपल सी बात है, हमारा तो इंपोर्ट अगर ज्यादा है, ज्यादा हम खरीद रहे हैं तो हम लॉस में ही जाएंगे ना, क्योंकि हम बेच ज्यादा नहीं रहे, तो ज्यादा हम खरीद रहे हैं यहाँ पे, यानी हम क्या है लॉस में है, यानी डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, तो सबसे पहले घाटे वाला आंसर हो जाएगा हमारा, तो यानी या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इन दोनों में जो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो लगभग 1 के आसपास का आ रहा है, ठीक है, तो आंसर तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.74। आंसर आप वैसे माइनस करके निकाल लो 70.46 में से माइनस कर लो तो आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम घाटे में जा रहे हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी घाटे में, हम भी घाटे में, प्रॉफिट करवा दो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में होना चाहिए भैया, डेफिसिट घाटा, घाटा कब होगा, जब घाटा तभी होगा ना जब मैं खर्चे ज्यादा करूं, पैसे कम मिले, तो यानी प्राप्ति यानी रिसिप्ट्स आपके कम होने चाहिए और खर्चे आपके ज्यादा होने चाहिए। तो यहीं पे आपको बताया घाटा कैसे होगा, करंट अकाउंट में घाटा कैसे होगा, तो क्या बोला गया, रिसिप्ट्स मतलब प्राप्ति जब कम हो और खर्चे ज्यादा हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आंसर को टिक करेंगे, आप करोगे ऐसे टिक, वहां पे भी आपके एग्जाम में ऐसे टिक करेंगे, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं, तो ये हमारा जो है लगभग कितना भी हम पढ़ लें लेकिन ये सॉल्व नहीं होता। अरे भैया बहुत इजी है, इसको सॉल्व करने की कोशिश तो आप नंबर देख के डर जाते हो। यहाँ पे हमारा एनडीपीएफ से निकालना है, किसके थ्रू निकालना है, इसके अंदर पढ़ोगे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो है फॉर्मूला क्या बन रहा है, ठीक है, यानी किसका यूज करना है। 3 ही मेथड तो है, पढ़ लो उसको अच्छे से। सबसे पहले जो है यानी हमारा जो है लगभग आपको फिक्स करना है कि मतलब क्या है, डोमेस्टिक यानी एनडीपीएफ से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रॉस बिजनेस, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे पता चल रहा है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के, वही सेम आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है। तो उसको पहले ले लो, C + I + G प्लस नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपने नेट एक्सपोर्ट लिया है तो प्लस करोगे और नेट इंपोर्ट लिया है तो उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, इतना याद रखना। मैंने यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट लिया क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिया है तो प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट लेता ना, जैसे हम नेट इंपोर्ट कहते हैं, तो उसको माइनस करता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कंजप्शन मतलब किसका कंजप्शन, तो सरकार का नहीं, पहले हमारा, ठीक है, परिवार का, हाउस होल्ड का कंजप्शन। तो क्या करेंगे हम, तो पहला वाला प्लस कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपके जो है वैसे तो इन्वेस्टमेंट होते हैं 2 तरह के, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी स्थिर निवेश, और एक होता है इन्वेंटरी यानी माल सूची निवेश, ठीक है। तो यानी स्थिर निवेश में आपका यहाँ पे जो है और तोड़ दिया गया है, यानी स्थिर निवेश में आपका गवर्नमेंट का जो है जो है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ठीक है, आपके फिक्स्ड वाले में। और इन्वेंटरी को इन्होंने इन्वेंटरी ही दे रखा है, तो देख लेते हैं आप इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं यानी इन्वेस्टमेंट सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आपके वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंटरी को तो इन्वेंटरी दे रखा है, फिक्स्ड वाले को थोड़ा तोड़ रखा है कि देख कौन कौन सा तोड़ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी प्लस कर देंगे क्योंकि मैंने आपको ग्रॉस बिजनेस वाला बोल रखा है, ठीक है। यानी आपका ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये आपका वही हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसको भी ऐड कर देंगे। और एक गवर्नमेंट वाला बचा है, कहीं पे देखोगे तो गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट वाला तो अलग से एक जोड़ रहा है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का नहीं तो अलग से जोड़ रहा है, यानी इसको तो जोड़ना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप जो है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ना नहीं जोड़ना है, तो मैंने बताया था ना इन्वेंटरी आपको एक अलग से दे रखा है, इसको भी जोड़ोगे। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक मतलब वही सरकार का, यानी ये भी हमारा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये भी कर लिया, 1 2 3 इन सबको जोड़ दिया। अब हमारा जो है नेट एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट होगा तो प्लस, नेट इंपोर्ट होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे नेट आपको क्या दे रखा है, तो अगर आप देखोगे तो एक्सेस ऑफ इंपोर्ट यानी इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट से, तो यानी आपको क्या दे रखा है, यानी नेट इंपोर्ट दे रखा है, तो इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है।
अब हमारा जो है क्या बच गया, तो हमारा अगर मैं इस मेथड से अगर मैं निकालता हूँ ना, यानी एक्सपेंडिचर मेथड से निकालता हूँ, तो मेरा जीडीपी एमपी निकलता है। ठीक है, जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या मार्केट प्राइस निकलता है। जब आप इन सब को ऐड कर दोगे, जो जो मैंने बताया है, और इसको माइनस कर दोगे तो जीडीपी एमपी निकलेगा। अब मुझे आपको क्या निकालना है, तो एनडीपीएफ से निकालना है। ठीक है, तो यानी अगर मुझे एनडीपीएफ से निकालना है तो बताओ मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है ना, मैंने बताया था ना, एनआईटी प्लस करते हैं हम एफसी में। ठीक है, तो इसमें से पहले एनआईटी माइनस कर दो, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब आपका ये एफसी में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रॉस में है ना, और हमें क्या चाहिए, ये हमें नेट में चाहिए, यानी एनडीपीएफ से चाहिए। तो ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम क्या है, यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसको डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनडीपीएफसी। यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको आप पुट कर लो आंसर में, यानी ये पूरा इसको सॉल्व करोगे, फिर इसमें से एनआईटी माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। एनआईटी कहाँ पे, एनआईटी ये रहा, और डेप्रिसिएशन क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत इजी होते हैं, इसको सॉल्व करना इजी है काफी। अब नेक्स्ट हमारा स्टेट द स्टेप्स परटेनिंग द एस्टिमेशन ऑफ नेट इनकम अंडर द इनकम मेथड। अरे इनकम मेथड में आपको क्या क्या स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो इनकम मेथड में क्या क्या ऐड करेंगे हम वो बता दो। तो सबसे पहले इनकम मेथड में आपका जो है क्या ऐड होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अरे इसको छोड़ो, आपके जो है फैक्टर इनकम होते हैं ना, सबसे पहले बोलोगे फैक्टर इनकम को ही ऐड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, हमेशा हम फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे, ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करेंगे। फैक्टर इनकम में भी क्या होते हैं, तो चार होते हैं, रेंट, फिर वेजेस होता है, फिर इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी जो वेजेस है ना, वेजेस को हम एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कहते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है ये आपका एक, इसको ऐड कर देंगे वेजेस को। अगर और इन तीनों को प्लस करके, यानी रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, तो इसको भी प्लस कर देंगे। अगर ये तीनों ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया मतलब ये तीनों मिल गए। ठीक है, और तीसरा जो होते हैं क्या, मिक्स्ड इनकम। अगर हमने इन तीनों को जोड़ दिया ना तो क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी निकलेगा, एनडीपीएफसी निकलेगा। ठीक है, एनडीपीएफसी हमारे इन तीनों को जोड़ने में मिलता है। ठीक है, तो मतलब आपको यही ऐसे ही कुछ बताना है कि हम क्या करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जोड़ते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ते हैं, मिक्स्ड इनकम जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ के हमारा एनडीपीएफसी निकलता है। पढ़ लो, बुक में आपको इसमें और अच्छे से मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको दिया गया है। ठीक है, बुक से देखोगे ज़्यादा आंसर यहाँ पे जो लिखे पड़े हैं आप उनको ज़्यादा फॉलो मत करो, यहाँ से सिर्फ आंसर देखो। आंसर आपको याद कहाँ से करना है, बुक से करना है। ठीक है, आंसर बाकी बस यहाँ से आपको अगर आंसर ना मिले बुक में, आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आप यहाँ से आंसर याद करना। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे हलवा क्वेश्चन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड अंडर टू हेड्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन द टू हेड्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। बस आपको हेड्स बोल दिया तो आपको आप सर खुजाने लग गए कि भाई हेड से ये कौन सा क्वेश्चन पूछे। अरे वो कुछ नहीं पूछे, मुझे टैक्स के टाइप्स बताओ बस। टैक्स के दो टाइप्स होते हैं आपके, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन भरता है, जो अमीर होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन भरता है, जो हम गरीब होते हैं, यानी हम जैसे लोग। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो मेन क्या आपका यहीं पे आपको बताया गया है, कहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इट रेफर्स टू दोस टैक्स whose impact and incidence lie on the same entity। यानी इसका जो बर्डन है ना, इसका जो बर्डन है वो उसी बंदे को मतलब जो है उठाना पड़ता है जिस पे ये टैक्स लगाया जाता है। अगर मैं कमा रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, तो टैक्स मेरे पे ही लगेगा, तो मुझे ही उठाना पड़ेगा उसका बर्डन। ठीक है, तो जैसे इनकम टैक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, या वेल्थ टैक्स हो जाएगा, मेरे पास जितनी संपत्ति है तो मैं ही भरूंगा ना उसको। ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू दोस टैक्स whose impact, incidence and may be lie on different entities। मतलब इसका बर्डन जो है दूसरे लोग उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यानी हमारे ऊपर यानी जैसे इनकम पे शिक्षा पे जो 18% का जो टैक्स लगा है, अब हमारे ऊपर टैक्स अगर बढ़ा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम ना बच्चों की फीस बढ़ा देंगे। तो क्या हमारे ऊपर यानी हमने क्या कर दिया, टैक्स हम पे बढ़ाया गया, हमने बच्चों की फीस बढ़ा दी, हमने बच्चों से वो टैक्स ले लिया। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल यानी जो गुटके होते हैं या जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है,
जैसे जीएसटी आपका जो हो जाएगा, जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर क्या हुआ कि उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया, तो क्या दुकानदार भरेगा उसका टैक्स? दुकानदार भरता तो है, लेकिन वो क्या करेगा, वो उसके प्राइस बढ़ा देगा और आपसे वो पैसे ले लेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, शिफ्ट कर देते हैं इसके बर्डन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल दोगे यानी इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, इसका बर्डन को शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। इसकी लायबिलिटी जो है वो जो है शिफ्ट इसकी जो है नहीं हो सकती, इसकी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है, जो जिस पे बर्डन डाला गया है, जिस पे जो मतलब जो मेन भरने वाला होता है वही भरेगा। ये शिफ्ट नहीं हो सकता और ये शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गिफ्ट टैक्स, और आपका जो इसका एग्जांपल जीएसटी मेन हो जाएगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स। अब नेक्स्ट हमारा कि सबसे पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है मुझे बताओ कि आपका जो है आंसर क्या होगा पोर्टफोलियो के बारे में। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन अ fiscal year 2023 will be recorded on the credit side of the capital account of the balance of the payment BOP। सबसे पहले पूछा गया था आपका पोर्टफोलियो को कहाँ पे ऐड करते हैं, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो यानी यहाँ पे यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है सबसे पहले बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। ये होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, या आपका जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर या कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। एकल हस्तांतरण जो है इसको ऐड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में किस किस को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब जो आपका विदेशों से पैसे मिले, आप कुछ नहीं देना, दान मिला आप कुछ नहीं देना, ठीक है। तो यानी ये करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जिसके बदले आपको वापस करना पड़ेगा, जैसे कि आपने लोन लिया, बॉर्डविंग यानी लोन लिया तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप अगर इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया या आपके देश में इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यानी क्या हो जाएगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी ये एसेट्स और लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालता करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क पड़ते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने कहीं पे संपत्ति खरीद ली तो आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे किसी फॉरेन कंट्री वालों ने या फॉरेन इन्वेस्टर ने संपत्ति को खरीदा तो आपके एसेट्स घट जाएंगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये इन्वेस्ट वाला जब भी देखोगे ना, बॉर्डविंग वाला, तो बोलोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, बीओपी के अंदर, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। तो मेन जो है इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, यानी जब हम कंपनी के शेयर्स में या बॉन्ड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। और स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अरे सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बीओपी होता क्या है, बीओपी मींस, तो बीओपी मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक देश और शेष विश्व के बीच में जो मौद्रिक लेन देन होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होगा, दैट इज आवर बीओपी। और डेफिसिट बीओपी क्या होगा कि भैया हम पैसे ज्यादा खाएंगे, यानी हमने क्या किया, ज्यादा पैसे उनको दे दिया, ज्यादा पैसे उनको हमने दे दिया और उनसे हमें कम पैसा मिला, तो हम डेफिसिट में चले जाएंगे। पढ़ लेना इसको, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आगे जो है हम नेक्स्ट अपने पार्ट में मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि मुझे अच्छे से आंसर बताना भी है, वरना आपको सीधा इधर क्वेश्चन लिखा हो इधर आंसर करके चला जाऊँ तो वो तो आप वहाँ पे भी देख लोगे वेबसाइट पे। तो मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। तो हमारे लगभग हर क्वेश्चन पेपर को मैं 2 लगभग पार्ट में सॉल्व करूंगा। मैंने आपसे बोला है कि 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊंगा, बस आप कुछ समय जो है इस पर फोकस कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जो है और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर लेना। बाकी हम जो है और भी सब्जेक्ट के जो है वो वीडियो इस पर अपलोड करते रहेंगे। ओके।